जैसे इसको स्पोर मैच्योर होता है, एस्कस एस्कोकार्प दोनों बस्ट होंगे, स्पोर बाहर निकलेगा और जर्मेट होकर क्या बनाएगा? माइसिलियम। क्या बनाएगा? माइसिलियम। क्लियर है साहब? ये है स्कोमाइसिटीज का लाइफ साइकिल। ठीक, बड़ी सीधी सी चीज है साहब, एक बार मैंने पढ़ाया, 2 बार मैंने समझाया, आप घर जाके एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, फिर इसे एग्जाम टाइम तक कभी नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे ना, सीधी चीज है भाई। और सीधी चीज बच्चा कभी थोड़ी पढ़ता है, नहीं। अगर बच्चा सीधी चीज पढ़ ले, दुख ही नहीं आया किसी चीज का। लेकिन हमको तो वही चीज पढ़ना जो हमें नहीं आती है, हम वो चीज कभी नहीं पढ़ेंगे जो हमें आती है। गुरुजी पागल हो गए क्या? वही पढ़ा जाएगा ना जो नहीं आएगा, वो थोड़ी पढ़ा जाएगा जो आएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। हाँ, चलो नाउ टाइम टू प्रवचन। हाँ हाँ, वो भी जरूरी है यार, मेंटल हेल्थ बीइंग इसी को बोलते हैं। नहीं, पता चलना चाहिए पढ़ने के साथ साथ कहाँ गलतियां और कहाँ कमियां है, ये पता होना चाहिए। आइए, मैंने जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना तो एक बात को लेकर के मैं बड़ा चौंकता था। यार बच्चा रिपीट कर रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये किताब एक बार पढ़ते हैं जिसमें समझ में आ जाती है, एक साल में बच्चा इस किताब को 4 बार पढ़ लेता है। सोच के देखिए कैसे पढ़ लेता है। अगर आप नॉर्मल रूटीन फॉलो करने वाले बच्चे हैं तो सर ने क्लास में पढ़ाया, घर जाकर रोज का रोज रिवाइज करेगा, फिर माइनर के टाइम पे पढ़ेगा, फिर सेमी मेजर के टाइम पढ़ेगा, फिर मेजर के टाइम पढ़ेगा, तो 4 बार तो पढ़ ही लिया ना भाई। दूसरे साल रिपीट कर रहा तो 8 बार। पहली बार तो चलो चीजें नहीं है, पहली बार सुन रहा हूं, दूसरी बार तो सब पता है कौन सी चीज कहां लिखी है, फिर बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? भाई साहब मैंने 10 साल लगा दिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में। जो जवाब मुझे मिले आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो समय संभलने का 3 महीने हैं अपने पास। देखिए साहब, किसी बच्चे से पूछो कि बेटा तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आपको पता है 100 में से 98% बच्चा ऐसा होगा जिसके पास ये जवाब होगा, पता नहीं सर, मैंने तो पूरी मेहनत करी थी। इन शॉर्ट ऐसे समझिए 98% लोगों के पास को तो ये पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, कितने? 98% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का पता सिर्फ 2% लोगों को होता है। इन 2% में भी मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है। कोचिंग में एडमिशन लेने से, क्लास अटेंड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। क्लियर है? शुरू करते हैं। 98% लोगों को तो यही पता नहीं है समस्या क्या है, 2% लोगों को ये पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसमें से 2% लोगों को पता होता है कि सोल्यूशन क्या है, और उसमें भी जो 2% होते हैं वो उस सोल्यूशन का एग्जीक्यूशन कर पाते हैं। आपको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, प्रॉब्लम भी सामने, सोल्यूशन भी सामने, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन नहीं है। क्लियर है साहब? तो जो आखिरी में जो 2% बच गए ना साहब, बस वही है जो किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचते, सफलता पर पहुंचते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये पता होना चाहिए समस्या क्या है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। किसी बच्चे को बाहर ले जाकर पूछ, पता नहीं सर। किसी को बहुत ज्यादा जोर देकर पूछ, बेटा तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? सर मेरा एक्स टॉपिक कमजोर है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ज्यादा जोर देकर पूछो तो मेरा एक्स सब्जेक्ट कमजोर है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है साहब? तो क्या करेंगे सर? इस एक्स टॉपिक है, इस सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे। ये दूसरा कारण है बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने का। देखो, सपोज करो पहले साल बच्चे के 500 नंबर आए, सेलेक्ट होने के लिए मान के चलिए 650 नंबर चाहिए। इस साल को छोड़ दो, बाकी पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 650 पर बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है। पिछले सेशन को छोड़ दो बस, है ना? मतलब हम ऐसा मानते हैं 610 620 पे आसपास आप हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है। अब कितने नंबर का डिफरेंस है? 150, तब जाके 650 होंगे। खास बात बताया क्या, जब बच्चा रिपीट करता है ना तो बस इस 150 पे फोकस करता है। वो ये भूल जाता भाई कि पिछले साल जितनी मेहनत करी है पहले उतनी मेहनत करके 500 पर आना है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार करके 150 पर जाना है, तब जाके 650 आएंगे। लेकिन आज का कितना भोला बच्चा है कि जिस दिन से एडमिशन लेता है उस दिन से सिर्फ ये 150 नंबर के बारे में सोचता है। बस यही तैयार करना, यही मजबूत करना, ये टीचर, वो नीचे, वो नोट्स, ये वीडियो, वो वीडियो, हर तरीके से ये मजबूत। लेकिन यहाँ 500 की जगह कितने रह गए?
350। समझिए बात को। तो इसलिए पिछले साल जितनी मेहनत करी है सबसे पहले तो उतनी मेहनत पर आई है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके 150। क्यूमुलेटिव मार्किंग नहीं है आपके सिलेबस में। पिछले साल कितना है? 500। इस साल कितना है? 150, 650 का चल मेडिकल कॉलेज में है नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर फोकस करना शुरू कीजिए। क्लियर है? बोलो भाई। ठीक। अब देखो, अब हर दूसरे तीसरे दिन दिमाग खराब होगा नहीं? समय ऐसा आ गया ना, बसंत की जब हवाएं चलती है ना, तो मन में बहुत उथल पुथल होती है। हमारे मन में दूसरी होती है, तुम्हारे मन में दूसरी होती है नहीं? बसंत मौसम ही ऐसा है, आप क्या कर सकते हैं। एक तो आलस आलस जैसा मौसम रहेगा, सोओगे तो नींद नहीं आएगी, जागोगे तो मन नहीं लगेगा। फिर आदमी सोचता नहीं यार अपने को पढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। और पढ़ना कहाँ से चाहिए ये नहीं पता होता आज तक। आइए साहब, एक छोटा सा एक रोड मैप तैयार करने के लिए आपको बोलता हूँ। कोशिश कीजिए साहब, 3 महीने बचे, कुछ तो ऐसा करना होगा कि भीड़ से 2 कदम आगे रहें। और जब तक भीड़ से 2 कदम आगे नहीं रहेंगे, हम अपने सपनों को नहीं पा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको एलन की तरफ से पीवाईक्यू मिला होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस पीवाईक्यू की खास बात है कि उसके स्टार्टिंग के 3 पेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम दिए गए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जिनमें पिछले 10 साल से लीडिंग क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे बायो एनालिसिस में आपके सामने रखूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए जेनेटिक्स से। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है इकोलॉजी, फिर तीसरा नंबर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, फिर चौथा नंबर आता है प्लांट डाइवर्सिटी, और पांचवा नंबर आता है सेल बायोलॉजी। अगर ये 5 टॉपिक आपने कवर कर लिए तो 60 to 65% पेपर आपके हाथ में होता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो एग्जाम में पूछे जाने वेटेज के हिसाब से तैयारी करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक एवरेज है, और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। आप इधर खड़े होकर प्रवचन करना बड़ा आसान है, पता कैसे चलेगा कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कि एवरेज है? सालों से बच्चे एक फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं, आप ट्राई करके देखिए। किसी भी टॉपिक के रैंडम 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये वो क्वेश्चन होने चाहिए जिन्हें पहले आपने कभी देखा नहीं है। वो एक्सरसाइज 2 का हो सकता है, एक्सरसाइज 3 का हो सकता है, किसी दूसरे फेज का टेस्ट पेपर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी, कहीं से भी कोई भी 10 क्वेश्चन का सोर्स मार्क कीजिए। इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपका स्कोर इनके बीच में है तो ऐसा मानते हैं साहब, अगर आपके 2 से कम क्वेश्चन सही है, 2 या 2 से कम, तो ये वीक है। अगर आप 3 से 7 के बीच में तो एवरेज है, और 8 से 10 क्वेश्चन सही में तो ये आपका स्ट्रॉन्ग। एक छोटा सा आइडिया है, करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप उसके बारे में कितना। क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक रैंडम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप मान के चलिए, सपोज करो आपके सिलेबस में 50 चैप्टर्स हैं, और 50 चैप्टर्स के ऊपर आप जब ये कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, तो एक टेंटेटिव सी फिगर आपको जो मिलेगी वो ये मिलेगी, 5, 35 और 10। एक ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहा हूं भाई, है ना? आप ले जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा। एक ऑर्डिनरी बच्चा जब कैलकुलेट करना शुरू करता है तो वो इस स्टैंड पर आकर के रुकता है। अब बताइए सबसे पहले क्या पड़ेगा? वीक। वेरी गुड। बस ये वो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। पहले बात तो ये समझिए कि वीक क्या होता है। वीक यहां से होता है, यहां से नहीं होता। कोई भी टॉपिक वीक आपने एक्सेप्ट कर लिया है ये मुझे नहीं आएगा, तो वो नहीं ही आएगा, भले मां सरस्वती खुद आकर के पढ़ाना शुरू कर दे। क्योंकि आप मन से स्वीकार कर चुके ये मुझे नहीं आएगा, तो फिर नहीं ही आएगा। उसमें समय खराब करना बंद कीजिए, पहली बात। अगर ऐसा होता तो एक पर्टिकुलर टॉपिक सबके लिए वीक होता ना भाई। एक्स टॉपिक इनके लिए वीक है, वाई टॉपिक इनके लिए वीक है, लेकिन एक्स टॉपिक इनके लिए स्ट्रॉन्ग है, वाई टॉपिक इनके लिए स्ट्रॉन्ग है। तो आप जिसे एक्सेप्ट कर चुके हैं ये मुझे नहीं आएगा, उसमें समय खराब करना बंद कीजिए। ऐसा तभी करना जब 10 में से एक ऐसा हो। आपने बोली थी मत पढ़ना। देखो, जब ये लिस्ट आपके सामने हो ना, तो इसमें अगर आपका वेटेज 30% से ज्यादा क्वेश्चन का जा रहा है तो फिर इसे री रीड करने की जरूरत है। 3 महीने हैं आज से, अगर पूरा देखा जाए तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, टेंटेटिवली 4 तारीख या 11 तारीख, जो भी डेट आएगी अपन बात करेंगे उस पर। ठीक है? अभी समय है 15 दिन इस पर काम करने का। सपोज करो इन 5 वीक टॉपिक के अंदर जेनेटिक्स फंस रही है, तो सब काम छोड़ के पहले उसे बाहर निकालो। अगर यहां पर एक एक 2-2 नंबर की क्वेश्चन फंस रहे हैं, लीव इट, छोड़ दो। आप दुनिया के बहुत अच्छे दौर में हैं साहब, कि जहां आपको 180 में से कोई भी क्वेश्चन करने हैं। हमारे जमाने में होते तो दिक्कत आती है। हमारे जमाने में पता है क्या था?
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों पेपर में अलग अलग पास होना जरूरी था। पहली शर्त ये थी कि पहले सब में से 100 में से 36 नंबर आने चाहिए, उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन की। मेरा एक दोस्त है तुलसीराम, बताया ना, 5 साल एग्जाम दिया भाई, एक बार भी सेलेक्ट नहीं हुआ, जबकि 3 साल तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर थे, 100 में से 100, लेकिन फिजिक्स में माइनस में 2 बार 0, कभी प्लस में आया नहीं बेचारे के। आप ऐसी स्थिति में नहीं है, कोई एक्स टॉपिक जैसे सपोज करो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको पढ़ने में आप 4 दिन खर्च कर रहे हैं, लीव इट, छोड़ दो, बात खत्म। हम लड़ने की क्या दिक्कत है, 178 पर जाएंगे, लेकिन ये तय बात है कि जब 178 पर जाएंगे तो वो सही करके आएंगे। तो इसको पढ़ के समय खराब मत करो। लेकिन अगर इनमें वो टॉपिक फंस रहे हैं जिनका वेटेज 25 क्वेश्चन से ज्यादा का आ रहा है, तो फिर आने वाले 15 दिन लगा करके इनको पढ़ो, मतलब टीचर से बात करनी हो, चाहे काउंटर पे बात करनी हो, चाहे ऑनलाइन वीडियो देखने हो, वो काम करके इसको कंप्लीट करो। 15 फरवरी तक का टास्क बनाओ। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन के टॉपिक बच रहे हैं, छोड़ो, इसको पढ़ना शुरू करो। एवरेज को स्ट्रॉन्ग, मैं शायद दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा मास्टर है जो बच्चे को ये सलाह देता, वो पढ़ जो तुझे आता है, वो मत पढ़ जो तुझे नहीं आता। लेकिन ऐसा तभी करना जब 10 में से 9 आते हो और 1 नहीं आता हो। आपने बोले तो जो आता उसे पढ़, तो डाइवर्सिटी पढ़ता रहे, 10 ही क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर है, ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं साहब, अनावश्यक वे में हमने बायोलॉजी क्या ले ली, दुनिया की बोली गई सारी बातों को हमने सीरियसली मान लिया। क्या बायोलॉजी तो वो पढ़ते हैं, रटने की चीज है, हम भी बैठ करके रट्टा लगा रहे, नहीं। समझिए आप जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें वो कितना बढ़िया पैटर्न है। आपको रिकॉल करना होता है एग्जाम में या मैच करना होता है? मैच करना होता है, रिकॉल नहीं करना होता। रिकॉल तो तब होता है जब मैं पूछूं ब्राजील की राजधानी क्या होती है, तो याद करके आपको पता होना चाहिए क्या होती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन यहाँ है, मैच करना है। जब मैच करना है तो क्यों रट्टा लगा करके अपने दिमाग को अपने लोड डाल रहे हैं जबरदस्ती? आपको सोच के देखिए, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, मैच करना है। इसलिए चीजों को बार बार पढ़िए, चीजों को कम समय देकर ज्यादा बार पढ़िए, न कि ज्यादा समय देकर कम बार पढ़िए। क्या? चीजों को कम समय देकर ज्यादा बार पढ़िए, ना कि ज्यादा समय देकर कम बार पढ़िए। बच्चा क्या करता है देखो, अभी दिमाग खराब होएगा 2 दिन बाद में, वहां से सारी बुरी आदतें पढ़ना शुरू, ठीक है साहब, पढ़ना शुरू करेगा। दिक्कत पता है क्या है, सपोज करो कोई भी एक्स टॉपिक आपने आज से 3 महीने पहले पढ़ा था, अब आप उसको रिवाइज करना शुरू करते हैं, तो पता है रिवाइज करते टाइम हर चीज हम जीरो से शुरू करते हैं। क्यों, क्या, कैसे, इफ, बट, वाई, नहीं। दूर आइए इन सब चीजों से, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर। जब आपने पहली बार पढ़ा था, आपके पास में हर बात का जवाब था। इस टॉपिक के ऊपर जितनी मेहनत आपने करनी थी उस टाइम कर ली जिस टाइम आप पढ़ रहे थे। अब आपको इसको रिवाइज करना, बिना क्यों, क्या, कैसे, इफ, बट, वाई लगाए हुए। डाइवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, अभी जितना दिमाग लगाने लगाइए, जिस दिन मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा उस दिन डाइवर्सिटी रिवाइज करनी है, तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग 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 एंड रीडिंग, और कुछ नहीं। और हमेशा याद रखिए, रिवीजन करने का एक नियम होता है, पहली बार से दूसरी बार चीजों को रिवाइज करने में समय कम लगना चाहिए। पहली बार 4 दिन लगे तो दूसरी बार 3 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन लगेंगे, फिर 1 दिन लगेगा, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा। एक दिन हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि मॉड्यूल हाथ में लेकर के यूं किया तो अपने को पता है कि कौन सी चीज कहां पर लिखी जाएगी। वो आदत पिलाओ, चीजों को इतनी बार पढ़ो, चीजों को कम समय देकर के ज्यादा बार पढ़े, ना कि ज्यादा समय देकर कम बार पढ़े। मैं अक्सर बच्चे देखता हूं, सर एक टॉपिक कर रहा हूं 15 दिन, एनसीईआरटी मॉड्यूल, हैंड रिटन नोट्स, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सब कंप्लीट। अब वाई टॉपिक उठाऊंगा, मैंने कहा बेटा फिर 1 महीने बाद में ये एक्स टॉपिक वापस 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिर ऐसी मेहनत क्यों करनी जो पता चला 1 महीने बाद में वापस 0 होनी है? 15 दिन लगाकर उस टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है एक एक दिन दे करके उसको 15 बार पढ़ लो ना। अरे हाँ या नहीं? अरे दिमाग, तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा, विश्वास कीजिए इसके ऊपर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई नहीं। क्या है, शाहरुख खान आया ना, कभी ऐसे रट्टा लगा होगा कि सर एक दिन क्लास के अंदर ऐसा एक्शन करेंगे और हम बताएंगे कि शाहरुख खान है? अरे आया कि नहीं आया दिमाग में? ट्रस्ट कीजिए। अबे हमें पता है दिमाग के बारे में, तुझे पता है हमारे दिमाग के बारे में। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डर के जीना बंद कीजिए, खुल के जीना शुरू कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रस्ट कीजिए ना यार, भारत के नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, इतना बढ़िया बैच है, इतने अच्छे दोस्त है, रहने के लिए ठीक ठाक है, माँ बाप से बात हो जाती है, तो फिर क्या कमी है मुझे बताओ? यही नेगेटिव बात ही क्यों आती है मेरे से नहीं होगा, पॉजिटिव बात क्यों हो गया? तो सोच के तो देखिए।
सोचने में पैसा खर्च नहीं हो रहा ना। जब नेगेटिव में रहो तो पॉजिटिव सोच लो। सेलेक्टेड बेटा, उसके साथ एफर्ट्स भी लगाएंगे। आप मानो चाहे नहीं मानो साहब, आपका एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप क्या पढ़ते क्या छोड़ते। उसको किसने बताया? बच्चा भी सोचता कुछ भी बोलता आदमी इधर खड़ा। मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, आपका एग्जामिनर बहुत अच्छी तरह जानता आप किसे पढ़ते। उसको किसने बताया? पहले तो तू ये बता। उस दिन के बारे में कभी और चर्चा नहीं, तू तो आज बता उसको किसने बताया। चले आई, अब तुमने इज्जत पे ले लिए तो ठीक है, फिर आ जाओ। जब मैंने एलएन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के पहली बार क्लास ली थी ना, तो मेरी एज थी 23 साल। कितनी? 23 साल। क्लियर है साहब? कैन यू इमेजिन दैट, मेरे आंखों के सामने जो बच्चा बैठा था उसकी एज क्या थी? 18 साल। ज्यादा कितनी भी हो सकती, मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज मेरी उम्र है 45 साल। कैन यू इमेजिन दैट, मेरी आंखों के सामने जो बच्चा बैठा उसकी एज क्या है? हाँ, गौर से देखना। उम्र मेरी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ रहा है, लेकिन आज भी मेरी आंखों के सामने जो बच्चा बैठा है ना, वो 18 साल का ही है। 18 साल के बच्चे को पिछले 22 साल से 6 घंटा रोज, एक दिन की 4 क्लास लेता हूं, 6 घंटा रोज एक ही उम्र के बच्चे के साथ में बिता रहा हूं। पता है आपको? आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, आप दीवार पर देख करके क्या सोचते हैं ये भी मैं बता सकता हूं आपको। क्या? बता, तू बता, तू बता, तू दीवार पे देख के क्या सोच रहा है कि नहीं?